वो क्वेश्चन लॉग एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स। हाँ सर हो गया सर वो वाला। तो देखो एक बार 2 क्वेश्चन और समझ लो आज, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। इसमें बड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये थर्ड काइंड भी शामिल हो जाता है इसमें। हाँ तो पहला क्वेश्चन जो शांत हम पढ़ेंगे वो ये होगा, ये उन 3 में शामिल नहीं है। जो हम 3 की बात कर रहे हैं जिनके बिना पेपर नहीं बनता है, उनमें ये शामिल है नहीं, लेकिन ये भी आ चुका है कई बार। तो वो 3 कौन से हैं? लॉग एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स, कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। शांत ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहाँ से कई बार आ चुका है लेकिन उतना नहीं है। तो कह रहा कि एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की अभिसारिता का परीक्षण करो। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। बड़े ध्यान से शांत इसको सीखना, ठीक है? अगर हिंदी में कहोगे तो हिंदी की भी बुक है, हिंदी में भी भेज देंगे हम, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि है ही कहाँ लैंग्वेज। देखो शांत, अगर हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं और पावर पॉजिटिव है तो 0 की पॉजिटिव पावर 0 आता है। तो अगर अल्फा 1 या उससे बड़ा है, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो पावर पॉजिटिव रहेगी। अब पॉजिटिव रहेगी तो 0 पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शांत अल्फा लेस देन 1 हो गया तो पावर निगेटिव हो जाएगा। और आप जानते हो कि 0 की निगेटिव पावर जो है वो इन्फिनिटी होती है। तो बताओ शांत, जो एफ एक्स है, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये किस बिंदु पे अनबाउंडेड होगा शांत? अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे या अल्फा लेस देन 1 पे? अपरिबद्ध कहाँ पे होगा? क्या सर आपने क्या बोला था सर? हम बोल रहे थे कि अल्फा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो एक्स की पावर पॉजिटिव रहेगी, हाँ सर। अगर लेस देन 1 है तो एक्स की पावर निगेटिव रहेगी। तो हमारा जो इंटीग्रैंड है, समाकल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये किस बिंदु पे अनबाउंडेड होगा? अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे या लेस देन 1 पे? अल्फा लेस देन 1 पे हो जाएगा ना सर? वो हाँ, क्योंकि अल्फा लेस देन 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 की पावर निगेटिव मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू 0 पर अनबाउंडेड होगा जब अल्फा लेस देन 1। ठीक है शांत? हाँ और सर। ये बता शांत, जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो आपको पता है इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर है तो अनबाउंडेड हो जाएगा। हाँ सर। शिविका, यस सर। शिविका, अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहता है तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये फर्स्ट काइंड का होगा। किसका होगा? फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का। लेकिन अल्फा अगर लेस देन 1 हो जाता है तो ये 0 पे अनबाउंडेड होगा, तो ये सेकेंड काउंट का होगा। तो बताओ ये क्वेश्चन किस काइंड का है? बोलो। सर ये सेकंड काइंड का। ये सेकेंड काइंड का नहीं है बेटा, ये थर्ड काइंड का है। कितना तुम्हें समझाया था कि जो फंक्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों, देखो इसमें लिमिट इन्फिनिटी चढ़ी है तो फर्स्ट काइंड हाँ। का हो गया। अब ये ए टू बी लिमिट होती है तो ए पर ये अनबाउंडेड हो गया। एफ एक्स जो एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 है वो इन्फिनिटी हो जाएगा 0 पे, अगर अल्फा लेस देन 1 है। तो ये सेकेंड काइंड का भी है और ये फर्स्ट काइंड का भी है। जब हम लिमिट 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये फर्स्ट काइंड का है, ठीक है? या 0 टू ए लिखेंगे तो ये सेकेंड काइंड का है, और ए टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये फर्स्ट काइंड का है। समझ रही हो? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन किस काइंड का है? थर्ड काइंड। थर्ड काइंड का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन है। क्यों? क्योंकि जिसको हम जब तोड़ेंगे 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी, तो जो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी है वो फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है, और 0 टू ए है ये अल्फा लेस देन 1 के लिए सेकेंड काइंड का है। समझ में आ गया सेविका? हाँ सर आ गया। तो अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए काम करेंगे तो जो सेकेंड इंटीग्रल I2 है, ये जो है ना फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। होगा? हाँ सर।
तो इसमें बेटा फर्स्ट काइंड का म्यू टेस्ट लगेगा। प्रथम प्रकार का म्यू परीक्षण अगर आपको याद हो तो होता था लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स, याद है? हाँ सर। तो इनको हम जब फर्स्ट काइंड का म्यू लगाएंगे तो एक्स की पावर होगी म्यू प्लस अल्फा माइनस 1। अब देखो, अपन जानते हैं कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे, तो अगर हम इन्फिनिटी की पावर जो है 1 करेंगे, इन्फिनिटी की पावर कितना करेंगे? 1, 1। तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा कि नहीं? तो हमने क्या किया सिविका, यहाँ पे एक्स जो है एक्स उसको ऊपर से कॉमन लिया और एक्स नीचे से कॉमन लिया। तो अगर बेटा ऊपर एक्स हो नीचे भी 1 प्लस एक्स है तो कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, तो 1/1 प्लस 1/x आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। तो उसकी लिमिट 1/1 प्लस 0 मतलब 1 आएगी। हाँ सर। तो ये लिमिट 1 केवल कब आ सकती है? जब म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 जो है वो 1 हो जाए। यस सर। लो, अगर म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाए तो ऊपर x बचेगा, नीचे 1 प्लस x बचेगा। तो ऊपर का x और नीचे से x कॉमन लेके काट देंगे, तो ऊपर आएगा 1/1 प्लस 1/x मतलब 1/1, 1/1 मतलब 1। तो तन्मय बताओ, ये चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ये लिमिट हमने जानबूझ के म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 क्यों लिया है, जिससे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तन्मय, हाँ सर। तन्मय इसमें सब कुछ याद करना बेटा, 4-5 क्वेश्चन है तो याद करना है। भले ही क्वेश्चन पढ़ रहे तो ये मैं सोचना है कि एनालिसिस के क्वेश्चन कोई सरल होते हैं, ठीक है तन्मय? हाँ सर। तो रट के रखना है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तुम लोग पक्का करके आओगे, ये तुम अपने आप पे गारंटी कर लो। तन्मय बताओ, अगर म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 को हम 1 ले लें हाँ तो सर। एक्स ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स, तो लिमिट लेने पे 1 मिलेगा। हाँ सर। तो देखो म्यू इक्वल टू 2 माइनस अल्फा हो गया। अब देखो, अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अल्फा 1 से बड़ा है, तो 2 माइनस अल्फा तो 1 से छोटा ही होगा। जैसे अल्फा मान लो 1.2 है, 1.3, 1.4 कुछ भी मान लो, तो 2 माइनस अल्फा तो 1 से छोटा होगा ना। तो इसका मतलब इस केस में म्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो सिबिका, ये कौन से काइंड का म्यू टेस्ट है? सर ये वाला तो फर्स्ट काइंड का है ना अभी। बिल्कुल, क्योंकि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जब भी लगेगा तो वो फर्स्ट काइंड का होगा, और एक्स टेंड्स टू ए या एक्स टेंड्स टू बी लिखेगा तो सेकेंड काइंड का होगा। तो इसमें फर्स्ट काइंड के म्यू परीक्षण से अगर म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो कैसी सीरीज हो, इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब इस समय जो है इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू वो म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया। अंशिता बता बेटा, यहाँ तक क्या चीज समझ में नहीं आई? सर ये क्वेश्चन ही मेरे को समझ नहीं आया पूरा स्टार्टिंग से। पहले तो ये फंक्शन देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा माइनस 1/1 प्लस एक्स है। ये थर्ड काइंड का है, क्योंकि इसमें जीरो पर फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। जीरो यस पे सर। अपन रखते हैं तो इन्फिनिटी हो रहा है ऊपर, और अगर इन्फिनिटी पे करते तो है ही वो फर्स्ट काइंड का टेस्ट। तो ये ये फर्स्ट काइंड का भी है, सेकेंड काइंड का भी है, तो ये थर्ड काइंड का टेस्ट है। तो थर्ड काइंड में हम क्या करेंगे, एक बार जो ए टू इन्फिनिटी है उसमें हम लगाएंगे फर्स्ट काइंड, और 0 टू ए है उसमें लगाएंगे सेकेंड काइंड। पल्ले पड़ा? यस सर। तो जब अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी हो रहा है, क्योंकि ए टू इन्फिनिटी करोगे तो आपको पता है कि इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव होगी तो इन्फिनिटी। तो फर्स्ट काइंड का म्यू टेस्ट लगाएंगे। मेहनत यस बहुत सर। करनी पड़ेगी इस चैप्टर में और पक्का करना पड़ेगा, भले ही तुम 8-9 क्वेश्चन पक्के करो, लेकिन उन 8-9 को बिल्कुल पक्का कर लो। तो अंशिता देखो, लिमिट जब हमने निकाली है तो ये 1 उस स्थिति में आ रही है जब म्यू इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, और अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो म्यू लेस देन 1 होगा। अब म्यू लेस देन 1 में फर्स्ट काइंड कहता है कि डाइवर्जेंट होता है, तो इसका मतलब अगर म्यू लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा। इसका ना इंटीग्रल अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा। अब सारी होगा। आप बताओ यस सर। सिविका, अगर अल्फा लेस देन 1 लेते हैं तो कौन अनबाउंडेड हो रहा है, I1 या I2? सर I2 सेकंड काइंड वाला हो रहा है। I2 नहीं हो रहा बेटा, I1 हो रहा है, देखो ढंग से।
हाँ तो I1 है, वो दिख नहीं रहा जीरो था की मुझे। निगेटिव, इन्फिनिटी की निगेटिव पावर से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्फिनिटी की निगेटिव हाँ। पावर 0 होती है। लेकिन 0 की निगेटिव पावर करोगे तो इन्फिनिटी होगी। तो अगर यस अल्फा लेस देन 1 है तो x इक्वल टू 0 पर अनबाउंडेड है। समझ आ गया? यस सर। तो x इक्वल टू 0 हो या कोई भी फाइनाइट नंबर हो तो सेकेंड काइंड का म्यू टेस्ट लगता है। तो जो लिमिट होती है वो होती है x टेस्ट टू a प्लस, मतलब 0 प्लस x के म्यू, x के पावर कितना होता है, fx तो वैसे ही रहेगा, हाँ और x x माइनस a माइनस की, a की पावर म्यू। x माइनस a की पावर म्यू और a 0 है तो x माइनस 0 की पावर म्यू मतलब x की पावर म्यू हो गया। तो अब यस की बार सर। देखो सिविका, अब की बार लिमिट कितनी लेनी, 0। तो अगर ऊपर की वैल्यू को सिविका 1 कर लिया जाए तो 1/1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो इसका लगा म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सब कुछ याद करना है। देखो इस पेपर में चाहे समझ में भी आए तो भी याद रखना है, और नहीं समझ में आए तो हमसे पूछना है और फिर याद रखना है। तो सिविका अगर म्यू इक्वल टू 1 माइनस अल्फा है और अल्फा लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू कैसी मिलेगी? सर एक सेकेंड, म्यू इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा। अच्छा तो ये तो x 1/1 प्लस एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स ही बचेगा। नहीं, वो x जगह 0 भी तो लिखना है। x की जगह अच्छा 0 भी तो लिखोगे तो 1/1 प्लस तो 0 1 बचेगा। बचेगा, 1 होगा सर, 1। 1 आएगी ना लिमिट। अब देखो हाँ अगर 1 है। अल्फा लेस देन 0 है, अल्फा लेस देन 1 है, तो अल्फा अगर हम 0 1 के बीच में लेंगे तो म्यू 0 1 के बीच में बचेगा। यस सर। और सेकेंड कांड में क्या होता है म्यू टेस्ट से? सेकेंड काइंड का म्यू टेस्ट क्या कहता है जब म्यू 0 1 के बीच में हो? सर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट। इसका इस यस स्थिति में जब अल्फा लेस देन 1 है तो दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। वो भी कब होगा? जब अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब इसमें जो अभी शांत ने कहा था कि अगर अल्फा की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो जाए तो यहाँ दिक्कत आएगी, फिर यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, या ये कह लो कि ऊपर वाला केस बन जाएगा, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ऊपर वाला केस फिर फर्स्ट काइंड बन जाएगा, फिर सेकेंड काइंड नहीं रहेगा। तो अल्फा अगर 0 1 के बीच में है तो ये सेकेंड काइंड का क्वेश्चन है, और अल्फा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इन्फिनिटी वाला केस जो है वो लगेगा। शांत बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछना है तुम्हें? कुछ नहीं सर, आ गया। आ नहीं गया, इसको बिल्कुल रख के एक रखना। देखना पड़ेगा तभी आएगा अच्छे से। सर इसके लेकिन हमें कैसे पता अल्फा क्या है? अरे बहन जी, जो क्वेश्चन है उसमें x के पावर अल्फा माइनस 1/x+1 है। अब कितनी बातें हो सकती हैं दुनिया में? 3 ही बातें तो होती हैं कि कोई वैल्यू जो है वो किसी संख्या से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी या छोटी होगी। तो चूंकि पावर में अल्फा माइनस 1 है तो अल्फा जो है या तो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। तो पहले हमने ये मान लिया कि अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए इन्फिनिटी पे फर्स्ट काइंड का बन रहा है तो वो टेस्ट लगा दिया, म्यू टेस्ट। फिर अल्फा लेस देन 1 के लिए सेकेंड काइंड का बन रहा। तुम्हें ये नहीं पता कि ट्राइकोटॉमी लॉ क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, कोई दो संख्या है तो उनके बीच में 3 रिलेशन हो सकते हैं। त्रिविकल्पता का नियम कितने बार पढ़ाया तुम्हें कि अल्फा या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा? बोलो। यस सर पता है। तो बस अल्फा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इन्फिनिटी पे फर्स्ट काइंड लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पता ही है आपको फर्स्ट काइंड लगता है। और अल्फा लेस देन 1 है तो फिर वो 0 पे नॉट डिफाइंड हो रहा तो ये सेकेंड काइंड लगेगा। उसमें दिमाग कहाँ लगाना है? बोलो। यस सर। अब जो अगले 2 क्वेश्चन है ये JAAN है। ठीक है, समझ लो खूब अच्छे ढंग से, क्योंकि हमें नहीं लग रहा इससे भी अच्छे कोई क्वेश्चन होंगे किताब में। एक log x अपॉन √2 - x हमने पढ़ा दिया है। अगला से बेटा देखो, कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन दिख रहा है। बीटा फलन की अभिसारिता का परीक्षण करो। तो पहले तो अगर बीटा यस सर। फंक्शन नहीं याद हो तो वो याद कर लो, क्योंकि सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था 0 to 1 ब्रैकेट में x की पावर m-1। तो ये बीटा फलन सेविका जरूरी नहीं लिख के आए, तुम्हें याद होना चाहिए। वो बहुत बार इतना लिख के देता है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, बस। अब तुम्हें खुद याद हाँ होना सर। चाहिए कि बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है। ठीक है,
तो बीटा फंक्शन होगा 0 to 1 x के पावर m माइनस 1 माइनस x के पावर n माइनस 1 इंटू dx। तो बीटा फलन की अभिसारिता का परीक्षण करो। अब सिविका इसमें देखो तीन बातें होंगी। m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी तो जो पावर है वो पॉजिटिव रहेंगी। m हाँ अगर सर। m अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, m और n तो निगेटिव होंगी। बात समझ में आ गई? यस तो इसका सर। इसमें केस जो बनेंगे वो दो बनेंगे, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, एक लेस देन 1 के लिए। लेकिन जो लेस देन 1 है उसमें भी दो बनेंगे, क्योंकि एक बनेगा 0 से 1 और एक बनेगा लेस देन और इक्वल टू 0। समझ गए? यस सर। तो देखो सिविका, अगर m और n एक से बड़े हैं तो x की पावर और 1 माइनस x की पावर पॉजिटिव रहेगी। अब बताओ सिविका, 0 की पॉजिटिव पावर से कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, वो तो और 0 ही रहेगा। और दूसरा वाला जो 1 माइनस 1 है वो भी 0 होगा। हाँ। तो अगर 1 लिखते हैं या 0 लिखते हैं और पावर पॉजिटिव है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा, उचित समाकलन। हाँ सर। किस स्थिति में ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा? सर जब m और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब। बिल्कुल। तो अगर m और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये उचित समाकलन या हिंदी में प्रॉपर इंटीग्रल रहेगा। ठीक है बेटा? तो इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा। आप जानती होगी कि जो उचित समाकलन है, प्रॉपर इंटीग्रल है, जो कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉपर इंटीग्रल या उचित समाकलन होता है। तो चूंकि 0 और 1 दोनों पर एफ एक्स जो है वो परिबद्ध है, बाउंडेड है। 0 पे x की पावर m माइनस 1 है, वो 0 कर रही है, और 1 पर जो है वो 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 है, वो 0 कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 तो एक फाइनाइट नंबर है, तो अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उचित समाकलन केवल उस केस में है सेविका, जब m और n के मान जो है वो कैसे हैं, m और n मान कैसे सेविका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बिल्कुल। अब दूसरा केस जो होगा सेविका, उसमें दो स्थितियां बनेंगी। जैसे m लेस देन 1 हुआ तो m लेस देन 1 में एक तो वो स्थिति होगी कि m 0 से 1 के बीच में हो, और एक वो होगी जब m लेस देन और इक्वल टू 0 हो, मतलब निगेटिव हो। है कि नहीं? हाँ सर। तो देखो यहाँ जो दूसरा केस है, इसमें हमें दो बार काम करना है। तो पहले हमने लिखा कि m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर लिखा m लेस देन 1। तो अगर m लेस देन 1 है बेटा, तो जो x की पावर m माइनस 1 है वो निगेटिव होगी। यस सर। तो 0 की जैसे ही निगेटिव पावर करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। हो इन्फिनिटी। जाएगा। हाँ। हाँ। अब जो माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, वो 1 लिखने पे 0 हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स है, एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स के, ये किस बिंदु पर अनबाउंडेड है? तो 0 और 1 दोनों पे ही है। दोनों पे है, क्योंकि जो x की पावर m माइनस 1 है वो 0 पे अनबाउंडेड करेगी, और जो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस है वो 1 पे अनबाउंडेड। तो दोनों पर अनबाउंडेड है। तो जब भी कोई फंक्शन दोनों पे परिबद्ध होता है सेविका, तो हम लोग उसे तोड़ लेते हैं कि 0 टू a और a से 1। तो बीटा फंक्शन के दो टुकड़े कर लो, 0 टू a और a टू 1। ठीक है सेविका? यस सर। जो I1 है बेटा उसकी टेस्टिंग 0 पे होगी, और जो I2 है उसकी टेस्टिंग 1 पे होगी। ठीक है? हाँ सर। तो देखो सेविका, 0 पे जो काम हम करने वाले हैं वो I1 के लिए करेंगे, और जो 1 पे काम करेंगे वो I2 पे करेंगे। तो सेविका, I1 जो है उस पे x→0 लिमिट लेंगे, और I2 है उसमें x→1 लिमिट लेंगे। बाकी तो कोई अंतर नहीं है। हाँ सर। वो तो पता ही होगा, x के पावर म्यू इंटू एफ एक्स। पर दरअसल यहाँ वैसे x माइनस 0 की पावर म्यू होगा, लेकिन x माइनस 0 का मतलब x होता, तो x की पावर म्यू हो जाएगा। ठीक है सेविका? यस सर। अब अपन देखो यहाँ पे ये चीज सेविका बहुत ध्यान रखनी है। जैसे पिछले में जब इन्फिनिटी पे काम किया तो अपन ने म्यू माइनस अल्फा प्लस 1 को, म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 को 1 मान लिया, लेकिन जब 0 पे किया तो उसको 0। ये चीज आपको रट के रखनी है कि हम म्यू कितना माने जिससे कि हमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो देखो, अगर पावर म्यू प्लस m माइनस 1 को हम 0 मान लें
तो आपको पता है कि x के पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 होते ही दूसरे में 1 आंसर आएगा, 1 माइनस 0। तो इसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब म्यू प्लस m माइनस 1 0 हो जाए, मतलब म्यू इक्वल टू 1 माइनस m हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वहां एकदम समझ में नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी, हमें भी नहीं आएगी। तो हम भी याद करके रखते हैं कि ये 0 होने पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तुम्हें भी याद करना है। अब देखो सिर्फ दो बातें होंगी, अगर म्यू 0 1 के बीच में है या m 0 1 के बीच में है तो म्यू 0 1 के बीच में होगा, और अगर m माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है तो 1 माइनस माइनस 1 करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि अगर m 0 1 के बीच में है तो म्यू 0 1 के बीच में होगा, और अगर m निगेटिव है तो म्यू जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो केस बनेंगे सिविका, वो दो बनेंगे कि m अगर 0 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट, और m अगर निगेटिव है तो डाइवर्जेंट। अंशिता कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अंशिता जो मेन चीज है तुम पूछोगे या ज्यादातर बच्चे पूछते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लिमिट, चूंकि लिमिट निकाल रहे हैं तो इन्फिनिटी तो लिखेंगे नहीं अपन, तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब म्यू प्लस m माइनस 1 को 0 ले लें, क्योंकि x के पावर 0 1 हो जाएगा, और x के पावर 0 1 हो गया तो अंदर 1 माइनस 0 बचेगा, मतलब 1 लिमिट आ जाएगी। तो ये अंशिता याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है अंशिता? यस सर, तो सारा कुछ ही लर्न करना है इस चैप्टर में हाँ, ऑलमोस्ट। इस चैप्टर में नहीं बेटा, इस पूरे गणित में 99% चीजें याद करनी है। एक आध कोई यस कहीं सर। पे अभी तक जो पढ़ा उसमें केवल फोरियर सीरीज एक ऐसी है जिसमें अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो बताओ कोई भी टॉपिक आज तक ऐसा लगा हो जो याद ना करना हो? यस सर, वही सोच रही थी मैं भी। केवल फोरियर सीरीज है, उसमें आपको फॉर्मूला याद है तो A0 AN BN निकालना है और रख देना है, ठीक है? अब अंशिता हमने कहा कि m का मान अगर निगेटिव है तो डाइवर्जेंट होगा, और m 0 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट। यही काम अंशिता हम दूसरे जब करेंगे I2 के लिए करेंगे तो भी ये सेकेंड काइंड का रहेगा, लेकिन जो काम m के लिए हुआ वो n के लिए हो जाएगा, इतना अंतर पड़ेगा, पावर सब कुछ वही के वही है। बस यहाँ ये हो जाएगा कि n अगर 0 1 के बीच में है तो अभिसारी, और n अगर निगेटिव है तो डाइवर्जेंट, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो अंशिता जब हम फाइनलाइज करेंगे इस इंटीग्रल को, तो हमने पहले केस में देखा कि m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। दूसरे केस में दो स्थितियां आ गई कि m अगर 0 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट, और निगेटिव है तो डाइवर्जेंट। तो अंशिता दो वैल्यू को आप मिला लो, जो कन्वर्जेंट के दो वैल्यू है, एक तो m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और एक m यस 0 1 के बीच में है। तो इन दोनों को मिला लें अंशिता, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि m और n के मान कहाँ पे हो तो कन्वर्जेंट होगा? सर, एक बार फिर से बताइए किस किस को मिलाना है। जो केस 1 है उसमें है कि m और n अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो कन्वर्जेंट, और दूसरे केस में यस पढ़ा कि m और n 0 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट। तो दोनों को अगर मिला लें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? सर, जो एम है वो कन्वर्जेंट है 1 पे। नहीं, m और n अगर 0 से बड़े हैं तो कन्वर्जेंट, और लेस देन और इक्वल टू है तो डाइवर्जेंट। देखो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो भी कन्वर्जेंट, और 1 से बड़ा है तो भी कन्वर्जेंट। इसका मतलब कन्वर्जेंट तब होगा जब वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब m और n अगर ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट, और m और n अगर लेस देन 0 है, निगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट। शिविका इसे समझा थोड़ा दोनों केस मिला के। सर फर्स्ट केस में था कि m और n अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होंगे तो फिर वो कन्वर्जेंट होगा, और सर सेकंड केस में था कि n अगर 0 और 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट होगा। तो अगर इन दोनों को मिला दे तो फिर यही निकलेगा कि अगर m और n अगर 0 से बड़े या बराबर है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर कन्वर्जेंट होगा। इक्वल टू बेटा शामिल नहीं है उसमें शिविका। अच्छा m और n ग्रेटर देन 0 है और 1 से छोटे तो कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसमें इक्वल टू शामिल नहीं है कन्वर्जेंट वाले में। हाँ, क्योंकि इस सेकंड वाले केस में नहीं है ना इक्वल टू, इस वजह से। हाँ सर, मैं समझ गई। पहला जो कन्वर्जेंट वाला केस है बेटा, m n ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट है। हम्म m n अगर ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट है,
और लेस देन और इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट है। मतलब divergent। दिया गया समाकलन अभिसारी होगा अगर m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और अपसारी या डाइवर्जेंट होगा अगर m लेस देन और इक्वल टू 0। यस सर। क्या समझ में आया सबका? सर आगे समझ में कि अगर हम मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले केस को मिला देंगे तो जब m और n ग्रेटर देन 0 पे कन्वर्जेंट होगा और m एंड n लेस देन और इक्वल टू 0 पे डाइवर्जेंट। बिल्कुल। तो सभी का ये जो बीटा फंक्शन है और गामा फंक्शन में डिफरेंस कुछ नहीं है, वही काम करना है। बस उसमें क्या है कि जो गामा फंक्शन, अगर आपको याद है गामा फंक्शन क्या होता था नहीं तो मुझे गामा याद फंक्शन तो नहीं और है। x की पावर n-1, हम्म। उसमें बस m नहीं होता, n होता है, x की पावर n-1 और e की पावर x, ये गामा फंक्शन होता है। तो गामा अच्छा। फलन की अभिसारिता का परीक्षण करो, अंतर कुछ नहीं है। ये भी वैसे ही है कि x की पावर n-1 और e की पावर -x dx। यस सर। तो x की पावर पॉजिटिव होगी तो इसमें हम फर्स्ट काइंड का इन्फिनिटी पे चेकिंग करेंगे, और x की पावर निगेटिव होगी तो 0 पे चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये भी थर्ड काइंड का है। ये किस हाँ काइंड का है? सर, थर्ड तो काइंड। ये तीनों क्वेश्चन थर्ड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं। अगर n ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो पावर पॉजिटिव रहेगी, पावर पॉजिटिव रहेगी तो इन्फिनिटी पर हमें चेक करना फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड में हमेशा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहती है, और सेकंड काइंड की लिमिट या तो x टेंड्स टू a रहती है या x टेंड्स टू b रहती है, दोनों में से एक ही रहती है। यस सर। तो जब सभी का फर्स्ट काइंड के लिए काम करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। हम्म। तो x की पावर म्यू और f(x) की वैल्यू लिख देंगे। तो आपको पता ही होगा कि अपॉन में e की पावर x है तो e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है सभी का? e की पावर इन्फिनिटी सुना है? सर e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। हाँ, तो 1 अपॉन e की पावर x है तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब इसकी वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 हो जाएगी। 0 आ जाएगी। हाँ। हाँ, म्यू और इनके मानों के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये लिमिट 0 हो गई। तो 0 पे आपको याद होगा कि हम लोग डाइवर्जेंट वाला केस नहीं लिख पाते, याद है कि नहीं? यस सर याद है, उसके तो लिए इसका नॉन जीरो होनी चाहिए। क्योंकि ये फर्स्ट काइंड है, इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी फर्स्ट काइंड में आती है, तो केवल एक स्थिति लिख पाएंगे कि अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इंटीग्रल जो I1 है वो कन्वर्जेंट या अभिसारी होगा, ठीक है। यस सर। आप दो केस और करेंगे, या दोनों इकट्ठा कर लो जैसे पिछले में किए थे। एक करेंगे n अगर 0-1 के बीच में और एक करेंगे n लेस देन और इक्वल टू 0। तो n अगर 0-1 के बीच में तो भी वही रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे ही अनबाउंडेड रहेगा, 0 टू a। और वही है म्यू इक्वल पिछले में और इसमें इनका कोई अंतर नहीं है, पिछले में और इसमें एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। जब हमने रिजल्ट लेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। फिर जब हम इसमें तो यहाँ से का जो म्यू टेस्ट है वो यहाँ तक हो जाएगा अपना, नहीं म्यू नहीं, गामा परीक्षण, ठीक है। गामा परीक्षण जो है यहाँ तक हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1, पिछले में और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि म्यू अगर 0-1 के बीच में है तो n 0-1 के बीच में है तो म्यू 0-1 के बीच में है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब लिख लेंगे कि n अगर निगेटिव है, तो n निगेटिव अगर आता है तो आपको पता ही कि म्यू जो है वो 1 माइनस n है, तो 1 माइनस n है तो म्यू ग्रेटर, तो निगेटिव वैल्यू लिखोगे तो 1 माइनस निगेटिव वैल्यू मतलब 1 से बड़ी हो गई। तो इसका मतलब इस केस में भी ये कैसा होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा सेकेंड काइंड में डाइवर्जेंट होता है। तो इसका यस मतलब सर। वही रिजल्ट आएगा जो पिछले वाले में आया था। तो क्या रिजल्ट आएगा सेविका बताओ, पिछले क्वेश्चन में और इसमें? पिछले में तो m और n दोनों के लिए लिखा था, इसमें केवल n के लिए लिखना है बस। हाँ रिजल्ट तो बताओ फिर क्या लिखा? सर n ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट होगा और n लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए डाइवर्जेंट। बिल्कुल। तो n अगर ग्रेटर देन 0 है या 0-1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट, या 1 से बड़ा है तो भी कन्वर्जेंट। तो 1 से बड़ा है और 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 0 से बड़ा ले लो, क्योंकि 0 से बड़ी लोगे तो वो अपने आप सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो n ग्रेटर देन 0 है तो अभिसारी होगा,
और n अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो अब सिविका ये 3 क्वेश्चन बताओ कौन से हैं जिनके बिना पेपर बना ही नहीं है अभी तक कभी। सर ये बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन और ये वाला इंटीग्रल 0 से 2 log x अपॉन √2 - x। बिल्कुल, तो ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले कर लो, और पिछले वाले भी बताओ। पिछले वाले में एक था 0 टू इन्फिनिटी x के पावर 2n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2m, याद है? हाँ और सर। एक था 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx। तो देखो 7 क्वेश्चन शुरू से बताओ सिर्फ, कौन से? 8 होंगे, 8 कौन से क्वेश्चन है जिनको करने के बाद डर खत्म हो जाना चाहिए? सर साइन x² वाला है तो। हम्म, ये क्या है? सर एक x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। x की पावर 2n, हाँ। एक तो ये म्यू टेस्ट वाला है, ठीक है। हाँ एक डिरिचलेट टेस्ट का 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx है, हाँ, साइन x² dx वाला। ठीक है। और cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, सर साइन x अपॉन x। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वही तो कह रहे हैं, निरपेक्ष अभिसरण वही हाँ तो है साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हाँ वही एब्सोल्यूट वाला। कन्वर्जेंस का तो पूरी किताब में एक ही क्वेश्चन है। तो एब्सोल्यूट यस। कन्वर्जेंस का मतलब है साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हम्म, हो गया अपना। और और ये log x अपॉन √2 - x, ये 3 तो है। तीन ये चीज है। बाकी फिर कोई भी कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो कह रहे सब कर लो। लेकिन पहले वो कर लो 10 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उससे पहले सिविका ये चैप्टर किन्हीं को छोड़ना हो तो फोरियर सीरीज कर लो। फोरियर सीरीज का 6 नंबर का क्वेश्चन 100% फंसेगा। उसके अपोजिट में इनमें से कोई एक क्वेश्चन होगा। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो तो आप जानते ही फोरियर से तो कभी आना नहीं है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, या तो cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा, या कोई और भी छोटा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो शांत समझ में आ गया कि ये चैप्टर बेटा जो पढ़ना है पक्का पढ़ना है। क्वेश्चन ना फंसे ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन तुमसे अगर गलती होती है तो तुम अपने आप को दोष दोगे, हमें मत देना। हाँ सर। तो शांत फोरियर सीरीज पक्की करो पहले तो, हाँ सर, करें। ठीक। और सब लोगों को 10 दिसंबर तक फीस कंप्लीट करनी है। 10 दिसंबर से मार्च तक हम लोग बहुत सुंदर पढ़ेंगे। लेकिन उन्हीं को पढ़ाएंगे जिनकी फीस कंप्लीट हो जाएगी 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद हम उन्हीं बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में एंट्री देंगे, ठीक है। तो शांत इस चैप्टर में और पढ़ना है या इतना सफिशियंट है? आपको पता होगा सर, वैसे तो लग रहा कि नहीं, इतने सारे हमारी मुश्किल तरफ से तो सफिशियंट है, लेकिन तुम्हें और जबरदस्ती पढ़ना हो तो हम तो पढ़ाते रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा नहीं सर, है। बोलो। नहीं नहीं, हो गया बहुत है। तो इसमें बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, लॉग एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स, एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m। ये क्वेश्चनों को इतना पक्का कर लो शांत की छाप देना बिल्कुल, ठीक है। छाप देना बिल्कुल। हाँ ये जो एक्स के पावर अल्फा माइनस 1 वाला करा है ये भी कर लेना। एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा एक्स प्लस 1, ये भी ठीक है। ज्यादा नहीं आया, एक आध बार मुश्किल से कभी आया होगा, मुश्किल से। 10 शांत क्वेश्चन चैप्टर। नहीं किए तो फिर क्या इसमें तो नहीं, ये 10 क्वेश्चन भी नहीं किए तो फिर क्या, इसमें तो करने ही चाहिए पक्के। फोरियर में तो लगता है कि फोरियर बड़ी चीज है। सर आप क्वेश्चन करा देना, वो याद करके छापे आएंगे। क्वेश्चन करा दिए हमने। क्वेश्चन करा दिए, अब तुम लोग पढ़ो, पक्का करो। और अभी इसी पेपर को कंटिन्यू करना है या तो कोई पेपर बदलना है? और में फोरियर आएगी ना? फोरियर तो पढ़ा चुके। नहीं, वही पूछ रहा हूँ, इसी के और में आएगी ना, वो तो सारे हाँ, क्वेश्चनों में। इस चैप्टर के और में फोरियर आएगी। हम्म। जी सर।
दुर्गेश सर चले गए क्या? शायद। तो अपन यहाँ पे क्या भुट्टे भूजने हैं? चलो ना। चलो ना। अंशिता, यस सर। गुस्सा तो नहीं आ रही है? नो सर। करोगी आज? क्या सर? ये आज सब कुछ कंप्लीट कर लो, जैसे बीटा गामा जितने फंक्शन बने हैं ये हाँ सारे सर। फंक्शन कर लो, और इन्हें एक बार से अंशिता कुछ नहीं होगा, हाल भूल जाओगी। कहते ना हाँ वो सर। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कई कई बार ध्यान देना पड़ेगा अंशिता, हाँ सर। हाँ सर। ताकि ये चीजें तुम्हारे दिमाग में, दिलो दिमाग में, कहते हैं ना दिलो दिमाग में बिल्कुल, मतलब ये क्या, बिल्कुल लाइन पे रहना चाहिए कि हाँ हमें भाई ये पढ़ना है, सर क्लियर लेकिन बोर्ड। जब आपने बताया कि 99% इसमें से लर्न करना है, फिर कहाँ से इसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन का? दरअसल इसमें जो बच्चे होते हैं ना, रट्टू तोता होते हैं, वो तो रट तो सकते नहीं इसको, तो याद करने रटने में और याद करने में एक फर्क होता है, समझ रहे? रटने का मतलब होता है आपको समझ में नहीं आया फिर भी आपने रट लिया, हो याद करने का मतलब कि समझ में पूरी तरह से आ गया है, अब बस उसका जो बेसिक चीजें हैं उनको याद करनी है। बात समझ में आई बहन जी? हाँ सर। तो समझ में नहीं याद आ करने याद में दिमाग लगता है और रटने में दिमाग नहीं लगता। बिल्कुल, रटने में तो ये अपन को कोई मतलब ही नहीं क्या लिखा है, वो तो सीधे रट लिया, है ना? सर आप थर्ड पेपर कब से करवाएंगे? बस करवाने हम तो रोज कोशिश करते, रोज कसम खाते कि आज से थर्ड पेपर कराएंगे, सर टाइम रोज फिक्स कर दीजिए, हम आ जाएंगे उसी टाइम। रोज कसम टूट जाती है, क्या करे? सर टाइम फिक्स कर दीजिए अभी। फिक्स ही है वो, हम एमडब्ल्यू ऐप में ही कराएंगे तुम लोगों को दोपहर में, एमडब्ल्यू ऐप की दोपहर में। सर कर दीजिए सर स्टार्ट, हमारे तो सीसी भी हैं 13 से। हाँ सर, नहीं उतना तो हमने 1 यूनिट तो बढ़ा दी, 1 यूनिट तो लगभग हो जाएगी, दो टर्न में 1 यूनिट करा देंगे, वो तो 2 चैप्टर तो हो ही गए, एक छोटा सा चैप्टर बचा है। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, 100% करेंगे। आ गए क्या ऐसा? अच्छा, चलो ठीक है आयुषी, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है, यस सर। कर